उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर खबर है कि पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया वैसे ही चलती रहेगी जैसी चलती आ रही है। 2 वोटर लिस्ट में नाम वाले कैंडिडेट को लेकर भी बड़ी खबर। 2 वोटर लिस्ट में नाम होने वाले कैंडिडेट फिलहाल तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो अगर जीत जाते हैं तो उनके चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 2 वोटर लिस्ट वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि उनका निर्वाचन असंवैधानिक होगा। उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था, और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। जो धारा 9 है पंचायती राज अधिनियम 2016 की, उसके विरुद्ध ना माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ कहा है। केवल चुनाव आयोग ने कहा था 6 जुलाई को, जिस पर स्थगन पारित हुआ था, वो स्थगन आज भी यथावत है। और कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई इस पर तो कुछ हो ही नहीं सकता है अब, क्योंकि एक्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं। एक्ट के को सुपरसीड करने का अधिकार किसी भी निकाय बॉडी को नहीं है, किसी भी संवैधानिक संस्था को नहीं है। जीत हुई है और मैं सभी मतदाताओं को एक बार पुनः बधाई भी देता हूं कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हलफनामा पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम फिर न्यायालय की शरण में आ सकते हैं अगर आपने अवमानना की न्यायालय की। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अब बांटने का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को वोटिंग होनी है। पहले चरण के उम्मीदवारों को दोपहर के बाद से चुनाव चिन्ह बांटने शुरू किए जाएंगे। सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को कल भी चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दोपहर तक सिंबल बांटने का काम रोका गया था। कल उत्तराखंड पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब 22,429 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 11,000 पदों के लिए चुनाव होगा। 32,580 उम्मीदवार मैदान में होंगे। अलग अलग पदों की बात करें तो यहाँ पर 1,361 ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 240 बीडीसी मेंबर, 8 जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए। चमोली जिले से खबर, जहां पर घांगरिया क्षेत्र में नंदा नगर निवासी मनोज की हत्या के मामले में चमोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी देवेंद्र चौहान के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के गौचर के पनाई गांव में बरसाती गदेरे में 5 बच्चे फंस गए और फंसने के बाद इनके बहने की जानकारी मिली। 3 बच्चों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचाया। 2 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों बच्चों की मौत हो गई है। हरिद्वार में कांवड़ियों के उपद्रव की एक और घटना सामने आई। कांवड़ियों ने चश्मे और घड़ियों की दुकान में लाठी डंडों से प्रहार किया, दुकान को नुकसान पहुंचाया। दुकान के मालिक के साथ भी मारपीट की। मामूली सी कहासुनी हुई, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते वहां सैकड़ों कांवड़ियों की भीड़ भी जमा हो गई। बादराबाद बाईपास की तस्वीरें आपके सामने। बादराबाद बाईपास पर हाईवे पूरी तरह से बाधित रहा। जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ कांवड़ियों को समझाया गया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऋषिकेश में कांवड़ मेला क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की बाइक भी इनसे बरामद की गई। हैरानी की बात यह है कि ये शातिर चोर चोरी की बाइक और स्कूटी से सवार होकर कांवड़ यात्रा में कांवड़िए बनकर ऋषिकेश पहुंचे।
कांवड़ के वेश में भी कई सारे असामाजिक और आपराधिक तत्व भी हमारे जनपद में आते हैं। इसी को देखते हुए थाना मुनीकीरेती के द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और उसी क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कांवड़ियों के वेश में थाना मुनीकीरेती क्षेत्र में आए हुए थे और इनके कब्जे से 4 स्कूटी और मोटरसाइकिल्स जो चोरी की गई थी वो बरामद की गई हैं। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर जानिए, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर के साथ कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट है। साथ ही कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। भारती सकलानी से लेते हैं मौसम पर अपडेट। भारती सकलानी, मौसम विज्ञान की केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से बताएं। देहरादून और बागेश्वर के लिए ये अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट आज दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से और ये कहा गया है कि देहरादून और बागेश्वर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर बिजली चमकने की भी संभावनाएं जताई गई है। इसीलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पिछले 3-4 दिन से वेदर का पैटर्न हम इसी तरह का देख रहे हैं कि दोपहर में तेज धूप देखने को मिलती है, उसके बाद अचानक से तेज बारिश आती है कई हिस्सों में। आज भी मौसम वैसा ही बना हुआ है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, तेज धूप खिली है, लेकिन दोपहर बाद के लिए अलर्ट दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए भारती सकलानी। खबर टेरी से है, जहां पर सोमवार को देवप्रयाग बाजार के पास अचानक से भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कई मकानों को नुकसान हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में साफ पहाड़ी दरक रही है, धूल का गुबार उड़ रहा है। भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा बस्तियों के पास आ गया ऊपर से और आ गया। लक्ष्मण झूला योग नगरी ऋषिकेश की पहचान रहा है, लेकिन अब बजरंग सेतु नई पहचान बनेगा। 96 साल पुराने लक्ष्मण झूला पुल की जगह अब बजरंग सेतु से गंगा के 2 किनारे जुड़ेंगे। 68 करोड़ के पुल को अट्रैक्शन पॉइंट के तौर पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट देखिए। बिना लक्ष्मण झूला के जिक्र के योग नगरी ऋषिकेश की बात पूरी नहीं होती। 1929 में बना ये पुल अब हेरिटेज बनकर रहेगा और 96 साल बाद बना ये बजरंग पुल अब नई पहचान बनेगा। साल 2021 में खतरे के चलते लक्ष्मण झूला को बंद किया गया था, तो जनवरी 2022 में बजरंग सेतु बनना शुरू हुआ। 68 करोड़ की लागत का ये पुल बनकर अब तैयार है। सितंबर में उद्घाटन की बात हो रही है। बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला के ठीक बगल में बना है, ताकि बजरंग सेतु के गुजरने वालों को अतीत याद आता रहे। हम लोग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, वहां तक हम पहुंच गए हैं। डिग भी हमारा बन गया है। मैं अभी शुक्रवार को गया था देखने के लिए। तो कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं, अप्रोच रोड का काम बचा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर इसको चालू हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ उसमें डेकोरेशन के कुछ काम होने हैं, ग्लास डेक वगैरह लगना, वो काम पैरेलली चल सकता है। लक्ष्मण झूला की रिप्लेसमेंट में बना बजरंग सेतु अपने आप में खास है। टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ने के साथ बजरंग सेतु ऋषिकेश के मुनीकीरेती और स्वर्ग आश्रम इलाके को जोड़ेगा। बजरंग सेतु की लंबाई 132 मीटर है, जबकि चौड़ाई 8 मीटर। हल्के वाहन यानी छोटी गाड़ियों के लिए इसमें 2.5 मीटर की 2 लाइन बनाई गई हैं। पुल के बाहर की दोनों तरफ 1.5 मीटर का रास्ता पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होगा, जिसके फ्लोर में कांच लगा होगा। इतना ही नहीं, गंगा नदी के ऊपर बने इस पुल पर 10 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। बजरंग सेतु एक सस्पेंशन पुल है, यानी अब इस पर ज्यादा मूवमेंट होगा तो पुल में झूले की तरह मूवमेंट होगा। यात्रियों के आकर्षण के लिए पुल के दोनों एंट्री पॉइंट केदारनाथ धाम की तरह बनाए गए हैं। बजरंग सेतु एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिस तरीके से लक्ष्मण झूला एक सस्पेंशन ब्रिज था, और इंजीनियर्स का कहना है कि जब इसमें भीड़ बढ़ेगी तो एक हल्का मूवमेंट इस पुल में रहेगा। यानी लक्ष्मण झूला में जो लोग चलते थे, वो जो फील था, वो फील
इस पुल पर भी लोग महसूस कर सकेंगे। और खास बात यह है कि तीर्थ नगरी और योग नगरी ऋषिकेश में इस पुल को बनाया जा रहा है, इसलिए पुल के दोनों तरफ जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है, या केदारनाथ मंदिर की तरह एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि लोगों को यहां पर देवभूमि का एहसास हो। और बजरंग सेतु इसे नाम दिया गया है। तो जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला, राम सेतु और अब ऋषिकेश में बजरंग सेतु बनकर तैयार है। सावन में नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए इसे खोलने का प्लान है, जबकि औपचारिक उद्घाटन सितंबर में करने का प्लान है। लक्ष्मण झूला बंद हुए 4 साल हो चुके हैं, जिससे आसपास का कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे में गंगा पर बजरंग सेतु बनने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको लक्ष्मण झूला बंद है तो आप क्या करोगे? हमें देखने थोड़ी आ रहे हो, आप वापस चल दोगे। आदमी, दुकानदार, व्यापारी, जो आदमी आएगा जाएगा रुकेगा, यहाँ खाएगा पिएगा, वही उसी से व्यापार चलता है। अब बिना व्यापार के सब ऐसे पड़े हुए थे कि जिंदा थे। बहुत खुशी है साहब इस बात को लेकर के कि जो है हमारा एक तरीके से जो 4 साल से एक तरह से मंद पड़ा हुआ जो व्यापार है वो एक उस संगत में, उस स्थिति में आ गया है कि अब वो अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का टूरिस्ट पॉइंट रहा है। देश विदेश के टूरिस्ट इस पुल को देखने और इस पर चहलकदमी करने यहाँ पहुँचते थे, जो अब इतिहास हो चुका। लोगों की उम्मीद है कि लक्ष्मण झूला के बगल में बना बजरंग सेतु अब देश दुनिया में ऋषिकेश की नई पहचान बनेगा। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन अब सितंबर में शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरे सीजन में खिलाड़ी भी ज्यादा होंगे, आयोजन भी बड़ा होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में यूपीएल सीजन 2 की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। यूपीएल इस बार जो हम लोग 2 टीम्स बढ़ा रहे हैं, मेंस में 2 टीम्स और वुमेन्स में 2 टीम्स, टोटल 7 और 5 टीम हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारा बंच बढ़ रहा है कि लड़कियां भी अब WPL खेल चुकी हैं, खेल रही हैं, 4-5 लड़कियां खेल रही हैं, इंडिया भी खेल रही हैं, तो पैकेट हमारे यहाँ बंच बढ़ चुका है, तो टीमें बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में वन विभाग अनोखी पहल करने जा रहा है। अब आस्था पथों और अमृत सरोवर के आसपास रुद्राक्ष वाटिका विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धरती आस्था, प्रकृति और आध्यात्म की त्रिवेणी रही है। अब इसी भाव को और सशक्त रूप देने जा रहा है राज्य का वन विभाग। प्रदेश के आस्था पथों और अमृत सरोवरों के आसपास अब रुद्राक्ष की वाटिकाएं विकसित की जाएंगी और इसकी शुरुआत होगी इसी हरेला पर्व से। इससे न सिर्फ पर्यावरण को संबल मिलेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रुद्राक्ष हमारा बहुत पवित्र वृक्ष होता है, उसके पौधे रोपित करने का काम आस्था पथ पर, अन्य स्थानों पर ये किया जाएगा और करेंगे। और हरेला पर्व पर 5 लाख पेड़ लगाने का, एक दिन में 5 लाख पौधे रोपित करने का हमने लक्ष्य लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। सभी डिवीजनों से अमृत सरोवरों और आस्था पथों के साथ साथ ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची मांगी जा रही है। इसी हरेला पर्व पर ऐसे चयनित जगहों पर रुद्राक्ष का प्लांटेशन किया जाएगा। सभी वन प्रभागों को निर्देशित किया है कि वो ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां इस प्रकार की वाटिकाएं इस बार हरेला के अंतर्गत रोपित की जा सकती हैं और उसके लिए पौधों की कितनी आवश्यकता होगी। अमृत सरोवर मिशन के तहत बनाए गए जल स्रोत अब सिर्फ वाटर स्टोरेज नहीं होंगे, बल्कि रुद्राक्ष की हरियाली से घिरे हुए एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक स्थल के रूप में भी विकसित किए जाएंगे। देखना होगा कि वन विभाग इसे किस तरह से धरातल पर उतार पाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर की तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटोजानों में इन दिनों भोला टाइगर छाया हुआ है। भोला के पर्यटकों को जमकर दीदार भी हो रहे हैं, या कहिए कि भोला पर्यटकों को जमकर दीदार करा रहा है अपने।
ये टाइगर रोड पर चलता हुआ अक्सर मिल जाता है, कभी कभी रोड पर बैठा हुआ भी दिख जाता है, अपनी अटकेलियां शुरू कर देता है कभी भी। विभाग का मानना है कि भोला टाइगर अब जिप्सी को देखकर शर्माता नहीं है। हरिद्वार के लालढांग में खेत के पास में 12 फीट लंबा अजगर दिखने से अफरा तफरी मच गई। अजगर ने किसी जानवर को निगल रखा था। यहाँ आपको बताते हैं कि आनंद फानन में यहाँ पर जानकारी जैसे वन विभाग को दी गई, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया गया, जंगल में छोड़ा गया। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में पंचायत चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर व्यास, दारमा, मिलम घाटों में बसे हुए गांवों में। जब बारिश के सीजन में चुनाव कराने में चुनाव आयोग के पसीने छूट जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। व्यास, दारमा और मिलम घाटी के ग्रामीण मौसम के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं। इन गांव के ग्रामीण अपने मूल गांव के साथ ही निचले इलाकों में भी रहने आए हैं। सीजन के लिहाज से इन दिनों तीनों घाटियों के ग्रामीण मूल गांव में ही रहते हैं। बावजूद इसके बरसाती सीजन में इन गांव की राह आसान नहीं है। भारी बारिश के चलते यहाँ रास्ते तो अक्सर बंद रहते ही हैं, साथ ही आसमानी आफत कभी भी तांडव मचा सकती है। ऐसे में इन घाटियों में ग्रामीण पंचायत चुनाव का मतदान निचले इलाकों में कराने की मांग कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि इस मानसून काल में इन विभिन्न परिस्थितियों में जो चुनाव पंचायत चुनाव किया जा रहा है, 2014 में भी दोनों जगह पंचायत चुनाव किए गए थे। हमारी यही मांग है कि पंचायत चुनाव दोनों जगह किया जाए, दार्चुला में भी और धारवाड़ क्षेत्र में। कि वो धारवाड़ क्षेत्र विषम परिस्थितियों में जहाँ पे वो लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिक्कत भरा रहेगा। यही निवेदन करने आए कि वो उसको आप केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और मतदान प्रतिशत की दृष्टिकोण से भी आपको विचार करते हुए धारचूला क्षेत्र में इन्होंने मतदान केंद्र बनाना जाना चाहिए। व्यास और दारमा घाटी के ग्रामीण धारचूला में मतदान चाह रहे हैं, जबकि मिलम घाटी के मतदाताओं की पसंद मुनस्यारी है। इन तीनों घाटियों तक भले रोड पहुंच गई हो, बावजूद इसके यहाँ की राह अभी भी आसान नहीं है। दारमा में 12, व्यास 7 और मिलम में 3 ग्राम सभाएं वजूद में हैं। कुछ मौकों पर यहाँ मूल गांव के साथ ही निचले इलाकों में भी मतदान केंद्र बनाए गए थे। ऐसे में इन 4 पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। तो इनका जो ज्ञापन है वो हम माननीय आयोग तक पहुंचवा रहे हैं, साथ ही इनके द्वारा जो अपने विवरण दिए गए उसको भी पहुंचवा रहे हैं। तो जैसा भी माननीय आयोग का डायरेक्शन होगा उस हिसाब से हम व्यवस्थाएं करेंगे। बॉर्डर की इन घाटियों को लेकर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें लगी हैं। ऐसे में अगर मतदान निचले इलाकों में होता है तो ग्रामीणों के साथ ही पोलिंग पार्टियों को भी खासी राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी और राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल है। आने वाले शनिवार को रुद्रपुर में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित टूर को लेकर मंत्री जोशी ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में इंडस्ट्री के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। हमारे यहाँ पावर कट नहीं होता, हमारे यहाँ फिरौती नहीं ली जाती। जो पति हैं उनके लिए सबसे सेफ जगह है तो उत्तराखंड है। गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम धामी सीएम हरीश रावत का कहना है कि जनता 2027 में कांग्रेस को मौका देगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाऊंगा। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं हरीश रावत को सपने देखने की आदत हो गई है। 2027 में ये जितने लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत के पास मौका था बना देता, मैं इन सब लोगों से कह रहा हूं 2027 में आप कांग्रेस को मौका दीजिए, मैं बनवाऊंगा। हरीश रावत जी को सपने देखने का शौक आ गया है। 2022 में भी उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने देखे थे और 2027 में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उत्तराखंड जनता विकास के लिए वोट करती है और उत्तराखंड की जनता के जनादेश ही गैरसैंण कृष्णा राजधानी बनाया है और भविष्य के अंदर गैरसैंण के बारे में निर्णय ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही लेगा। रामनगर से करीब 27 किलोमीटर दूर बसे रामपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण आज भी एक अदद पुल को तरस रहे हैं। यहां के ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करके रास्ता पार करते हैं। बारिश आते ही नदी का रूप विकराल हो जाता है। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता इस नदी के ऊपर बने लकड़ी के अस्थायी पुल से गुजरता है। पुल की मरम्मत भी खुद ग्रामीण करते हैं। फिसलने भरे इस पुल को पार करने में कई बार ग्रामीण चोटिल भी हो जाते हैं। और जो ये कालीघाट जो पुल है हमारी, ये पुल हमने बनाई है अभी। हाँ, तो हम इसको हर बार इसको मरम्मत करते हैं, लकड़ी के जो भी हमसे बनता है, क्योंकि और कोई यहाँ पर हमारे पास जोड़ता है नहीं कि जो सरकार के माध्यम से। लेकिन जब भी बरसात होती है हमारे 50-55 छात्र छात्राएं यहाँ से अध्ययन राजकीय इंटर कॉलेज पाटकोट में जाते हैं। तो वहाँ से उनको बता दिया गया कि पुल का एस्टीमेट तैयार करें, अगर नहीं भी गया हुआ है तैयार करके एस्टीमेट भेजें, जल्दी यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल जो अभी व्यवस्था चल रही है वहाँ पे, उसी को लकड़ी के जो पुल तैयार किया गया उसी को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, उसको भी पीडब्ल्यूडी विभाग से वार्ता कर ठीक कराया जाएगा। हरिद्वार के सलेमपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाइयां और दूध के पैकेट मिले। ये दवाइयां पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जानी थी। हालांकि पोषण सामग्री बांटे जाने से पहले ही आयरन की टैबलेट और दूध के पैकेट एक्सपायर हो गए। मामला बहादुराबाद ब्लॉक के सलीमपुर पंचायत कार्यालय परिसर में चल रही आंगनबाड़ी केंद्र का है। समिति जो है वो गठित की जा चुकी है और इसमें सख्त से सख्त जो संबंधित हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तो किसी की गलती हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें ये सभी चीज़ें किसकी जिम्मेदारी उसमें तय की जाएगी। विकासनगर में ऑपरेशन कालनेमी को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने झाड़ फूक करने वाले 2 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 जगहों पर दबिश दी, जिसके बाद कुछ ढोंगी बाबा फरार हो गए। पकड़े गए 2 बाबा जादू टोने का काम करते थे। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा हुआ है। अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। हर रोज 2000 से 3000 भक्त केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर मानसून में भी श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। सोमवार को 1817 भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। अब तक 11 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं।